डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक मुलाकात हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से जिनका शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, मीडिया आदि विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान रहा है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से समाज में एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किए हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक रंगमंच, लोक कला, लोक संस्कृति और सृजन की दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वे केवल अभिनेता और निर्देशक ही नहीं हैं, बल्कि संस्कृत और हिंदी रंगमंच के एक जीवंत सेतु भी हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर से लेकर जयपुर तक जितने उनके आयोजन हैं, उनके माध्यम से राजस्थान की संस्कृति और विरासत को उन्हें नई ऊंचाइयां दी हैं। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, राजीव आचार्य। राजीव जी, बहुत बहुत नमस्कार और नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। नमस्कार। और आपके इस चैनल के जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनका मेरा अभिवादन स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद जी। तो राजीव जी, आज अपन बात करेंगे आपके जीवन के कुछ ऐसे पक्षों की जिनसे प्रेरित होकर के आपने कला, संस्कृति और सृजन की दुनिया में प्रवेश किया। आज जीवन के इस मोड़ पर सेवानिवृत्ति के बाद आपको एक अवसर है, आप जीवन के उस अपने शैशव काल की ओर, लगभग 60 वर्ष पहले का वो बाल्यकाल का दौर, वो शैशव काल का दौर, किस तरह से आपकी परवरिश हुई, किस तरह से आपने रंगमंच की तरफ अपनी एक अभिरुचि या रुझान है उसको पैदा किया, कैसे इन क्षेत्रों में आपका पदार्पण होता है, अपने कुछ वो अदा शेयर करें। संजीव जी, अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो ये पाता हूं कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संस्कृत, संस्कृति और सृजन ये तीनों साथ साथ चला करते थे। मेरे दादा गणेश दत्त जी आचार्य, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो पढ़े थे और वहां से वो एक संस्कृति की और सृजन की धारा उन्होंने का आरंभ किया था। वही धारा फिर आगे आकर के मेरे चाचा में आई। मेरे पिता कवि थे, लेखक थे, नाटककार थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे। तो इस तरह से वो एक संस्कृति का पूरा समागम घर में मौजूद था। तो जब पैदा हुए तो पैदाइश के साथ ही ये बीज तो अंदर पहले से ही थे। वो आगे पनपते या ना पनपते वो एक भविष्य की बात थी, लेकिन वो बीज थे। और फिर जब घर में माहौल मिला और जब जैसे हमारे पुष्टि मार्ग की सेवा घर में थी, तो उसमें एक विशेष गायन शैली होती है जो आज हवेली संगीत के नाम से प्रचलित है। तो विशेष अवसरों पे वो गायन पिताजी किया करते थे, दादाजी किया करते थे। तो उनको सुनते-सुनते कानों में संगीत के स्वर अपने आप समा गए। तो वो फिर बाहर प्रस्फुटित होने की चेष्टा कभी करते थे। तो इस तरह से वो संगीत के प्रति रुझान बन गया। और जब स्कूल में प्रवेश लिया तो ये इस रुचि की वजह से जो बीज अंदर पड़े हुए थे, उसने अपने अनुकूल माहौल वहाँ ढूँढ लिया और स्कूल की संगीत मंडली में शामिल होने के प्रयास शुरू हो गए, शुरुआत से ही, ताकि वो जो ये संगीत की प्यास है, वो किसी तरह से बुझती रहे। तो ये जो आपकी पारिवारिक विरासत आपको मिली, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आपने अपने पिताजी का जिक्र किया। प्रोफेसर हेराम जी आचार्य, वो राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत में प्रोफेसर रहे। अध्यापन के साथ साथ उन्होंने साहित्य की दुनिया में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में उन्होंने जो एक सृजन की बात हम करते हैं, साहित्य की विभिन्न धाराओं में, उसमें निरंतर लेखन कार्य किया था। तो भाग्यशाली है कि एक ऐसे पिता की आप संतान हैं जिनका साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान रहा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि विरासत में कहीं ना कहीं वो बीज तो आपको मिलते ही हैं। लेकिन जब आपने स्कूल में प्रवेश लिया, तो वो जो बचपन का समय होता है, उस समय जब आप स्कूल गए, पता हो आपको पेरेंट्स ने, अपने अभिभावकों ने, क्योंकि आपकी माताजी भी शिक्षिका थी, तो किस तरह से शिक्षक परिवार में जन्म लेकर के
जब स्कूल में उन्होंने भेजा आपको, और वो स्कूल भी आदर्श विद्या मंदिर जो भारतीय संस्कृति का उस दौर में एक प्रतिरूप था, तो वहां जाकर के जब आपने साक्षात्कार किया, तो अपने गुरुजनों का और परिवार का किस तरह का आपका वो एक प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिला, तो कैसे याद करेंगे आज आप? मेरा पहला जो मंच पर अनुभव था वो बड़ा अजीबो-गरीब था। मैं दूसरी क्लास में था, बहुत छोटे हुआ करते थे जब मतलब ये समझ नहीं होती थी कि मंच क्या होता है और कैसे वो स्टेज फ़ियर क्या होता है वो भी नहीं पहचानते थे। ठीक है, वो किसी ने कह दिया ऐसे खड़े हो जाओ, वैसे खड़े हो गए, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो। तो वो स्कूल का वार्षिक उत्सव था और हम 3 दोस्त थे, हम तीनों को ये मौका मिला कि साहब आपको एक नर्सरी राइम मंच पे प्रस्तुत करनी है, एक्शन सॉन्ग के रूप में। अब वो रिहर्सल हमको टीचर्स ने करवाई और जब वो दिन आया एक्चुअल जब वार्षिक उत्सव कब होना था और हमको मंच पे खड़ा कर दिया गया, पर्दा खुला, तब मैंने अगल-बगल में देखा तो हम 3 की जगह हम 2 ही लोग थे। अब यहाँ एक नैतिक अच्छा। प्रश्न खड़ा हो गया कि जब रिहर्सल 3 लोगों ने की है तो प्रस्तुति 2 लोग कैसे दे दें? तो मेरे मुँह से मंच पे जो सबसे पहला जो शब्द निकला, वो उस तीसरे दोस्त का नाम था। मैं उसको ज़ोर से पुकारा और वो उसके पुकारते ही पीछे से गुरुजनों की डाँट शुरू हो गई कि अरे तुम मंच पे खड़े हो, तुम देख नहीं रहे हो, लोग सब ताली बजा रहे हैं और वो तुमको सुनना चाह रहे हैं, शुरू करो। उस डाँट के भय ने फिर वो कविता शुरू करवाई। तो वो जो जिस जिस अंदाज़ में हमने वो रिहर्सल की थी, उस अंदाज़ में तो वो नहीं हुई। थोड़ा-सा अंदर भय था, चेहरे पे हाव-भाव भी थोड़े से विकृत हो गए होंगे उस समय। तो वो शुरुआत मंच पर इस तरह से हुई। लेकिन बाद में फिर धीरे-धीरे वो जो प्रार्थना सभा जो होती है, उसमें कुछ बच्चे अग्रणी होकर के प्रार्थना करवाते हैं खट नहीं राजीव, वो जो घटना थी कि आपको ऐसा लगा कि हम परफॉर्म नहीं कर पाए और शिक्षकों की डांट पड़ी, उसके बाद क्या शिक्षकों ने फिर आपको मौका दिया, या आपका मन कहीं किसी अवसाद में तो नहीं आ गया कि यार ये कहाँ चले गए, हमसे तो नहीं, वो कुछ उस तरह का नहीं, 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 वो वहाँ कहीं कोई अवसाद नहीं था। डिस्कशन या वहाँ कुछ ऐसा? अवसाद का क्षण नहीं था वो। हाँ, हाँ। अ, वो एक नैतिक प्रश्न था कि जब हमको 3 लोगों को रिहर्सल करवाई तो वो उसमें थोड़ा क्रोध भी था कि साहब टीचर्स ने 3 लोगों को रिहर्सल करवाई और 2 को ही परफॉर्म करवा दिया, तीसरे बच्चे का क्या दोष? तो वो थोड़ा-सा वहाँ पे रोष भी था। लेकिन अब वो उससे परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा कोई असर पड़ा हो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक हाँ, एक हाँ, हाँ। प्रश्न चिन्ह ज़रूर लग गया है कि साहब ऐसा कैसे हो गया? लेकिन फिर बाद में ठीक है। गुरुजनों ने समझाया कि भैया अरे भई मंच पे जाने के बाद में ऐसा नहीं होता है, पर्दा खुल गया है तो आपको शुरू करना होता है और तुमने बहुत उस अच्छी कविता पढ़ी और पहली ही घटना ने आगे बढ़ने के लिए सबक दिया एक तरह से, और बिल्कुल, अधिक बिल्कुल। प्रेरणा मिली आपको कि हम आगे और अच्छा परफॉर्म। जी, कुछ बता जी। रहे थे आप उसके बाद का दौर? तो वो फिर जो स्कूल की प्रार्थना सभाओं में वो जब खड़े होकर के कुछ बच्चे प्रार्थना करवाते हैं या कोई गीत गवाते हैं और बाकी लोग दोहराते हैं, तो लगा कि नहीं ये हमारे लीडर कैसे बन रहे हैं? हम मैं भी तो जाके वहाँ खड़ा हो सकता हूँ। तो फिर वो गुरुजनों से वो रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम करो, कोशिश करो। किया, थोड़े सुर के बीज थे मन में मतलब शरीर में तो वो वहाँ पल्लवित हो गए। गायन मंडली में जुड़ गए स्कूल की। फिर वो जो अभी स्कूलों की प्रतियोगिताएँ होती हैं या स्कूलों के अलग-अलग त्योहारों पे जो फंक्शन्स हुआ करते थे, उसमें गाना गाने लगे। तो उस तरह से वो गायन की परंपरा और वो जो एक अभ्यास था, वो जारी रहा अच्छा, और ये राजीव जो विशेष पहली अवसरों आपकी प्रस्तुति रंगमंच पर थी, उस समय आपकी उम्र क्या थी? और कौन-सी मैं उस क्लास सब में थे, कुछ याद मैं आता है? दूसरी क्लास में था उस समय, तो बहुत छोटा था। मतलब वो हाँ, हाँ, वो हाँ। उम्र ना तो वो ये होती है कि आदमी कुछ बच्चा कुछ सोच पाए, वो जैसा गुरुजन ने कह दिया, जैसा क बता दिया बस उतना ही करता था। इसीलिए वो प्रश्न जागा, वो रोष जागा कि साहब मुझे हमें बताया तो ये था कि तुम 3 करोगे और अब हम 2 अच्छा। ही हैं, तो ये कैसे? ये गड़बड़ हो गई थोड़ी-सी। तो दूसरी क्लास से आपकी यात्रा शुरू होती है, 5-6 वर्ष की उम्र रही होगी, और आपने हाँ, फिर प्रार्थना सभा में उसमें सक्रिय रहे। लेकिन फिर हमारे जीवन में किसी भी युवक के जीवन में एक मोड़ आता है, जब वो 10th क्लास में आता है या 12th क्लास में आता है, आपका आजकल तो 12th की बात होगी। उस दौर में जी, 60 के 70 के दशक में 11th 9th में आकर के मेरे ख्याल उस समय सब्जेक्ट लेना पड़ता था, जी। और वो जो स्कूल था उस समय आपके पास 2 ही विकल्प थे, विज्ञान या वाणिज्य। विज्ञान में भी फिर 2 विकल्प थे, या तो इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स का कॉम्बिनेशन, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन। हुँ, उस समय और फिर पेरेंट्स की इच्छा ये होती है कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने।
या चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो परिवार का दबाव, आपकी इच्छा और लोग, ये जो आपके रंगमंच की आप प्यास जागृत हो गई थी और कुछ करने की जो आप निरंतर अभ्यास कर रहे थे, उस सारे अंतर्द्वंद में कैसे आपने विषय चयन किया और क्या सोच के किया? नहीं, विषय वो उस दौर में विषय चयन करने का अधिकार बच्चे के पास में नहीं होता था। वो हम्म, माँ-बाप बताते थे, पेरेंट्स बताते थे कि भई तुम्हें तुम्हारे लिए ये अच्छा है। पर वो एक हम्म, ऑप्शन हमारे पास में सिर्फ 2 ही थे, क्योंकि ये तो तय था कि हमें इसी स्कूल से 11वीं पास करनी है, क्योंकि स्कूल अच्छा था और वहाँ संस्कार अच्छे मिल रहे थे, वहाँ का माहौल भी अच्छा था, गुरुजन भी बहुत अच्छे थे, तो वो स्कूल तो नहीं छोड़ना था। अब उस स्कूल में 2 ही ऑप्शन थे, या तो कॉमर्स पढ़ी जाए या विज्ञान पढ़ा जाए। तो फिर कॉमर्स ना तो हमारे पारिवारिक माहौल में कहीं वो मैच करती थी, तो फिर वो दूसरा ऑप्शन बचा विज्ञान, और विज्ञान में भी फिर जीव विज्ञान, क्योंकि गणित भी मेरे लिए बहुत एक कठिन विषय था। तो वो आज तक भी हम्म, गणित नहीं समझ पाते। जीवन के गणित में भी कई बार फेल हो जाते हैं, तो ये वाली गणित तो बहुत ही मुश्किल थी। तो जी। वो जीव विज्ञान लेकर के ये हुआ कि भी ठीक है 11th तो करेंगे, और अगर लगा तो फिर आगे जाकर के पीएमटी देंगे, डॉक्टर बनेंगे। पर वो पढ़ते-पढ़ते जब हम्म, कॉलेज में का नंबर आया, तब लगा कि भैया ये अपने बस की नहीं है, और ये अगर मेहनत कर भी लें इसमें, तो फिर कई सालों के लिए इस कला से दूर हो जाएँगे। तो जो वो एक मन की कुलबुलाहट, वो उसको दबाना पड़ेगा। फिर वो मंज़ूर हुआ नहीं, तो इसलिए कॉलेज में आकर के फिर विषय बदले, कला संकाय की तरफ उन्मुख हुए और फिर राजस्थान कॉलेज में एडमिशन ली। तो जब आपने कला की और अपना अपने आप को मतलब ढाला, एक तरह से आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके पढ़ाई की, उस समय मन में कोई करियर को लेके आपके ऊहा-पोह चल रही थी या थिएटर को ही करियर बनाने की सोच रहे थे उस समय? नहीं, नहीं, वो क्योंकि वो भी एक ट्रेंड है विद्यार्थी के ये लिए। हुँ, इस बारे में मैं कहूँगा कि आज का जो युवा है, वो बहुत जागरूक युवा है। हम लोग थोड़े मूर्ख युवा थे उस समय के। हमें ये सोचने की हमको आदत ही नहीं थी कि हमें आगे क्या करना है। पर ठीक है, जो चल रहा है पहले उसको हुँ, सँभाल लें, आगे की आगे देखी जाएगी। तो वो जब स्कूल लेवल में और जब 10th 11th में आए, तो वो पिताजी के नाटकों में दर्शक के रूप में जाया करते थे, उनको नाटक करते हुए देखते थे। फिर चाचा जी घनश्याम आचार्य वो नाटकों में संगीत दिया करते थे। बैकग्राउंड म्यूज़िक जो हुआ करता है या साउंड हुँ, इफेक्ट्स जो होते हैं। तो उनके साथ में जाना शुरू किया, हुँ, उनको हुँ, असिस्ट करना शुरू किया। तो वो धीरे-धीरे वो शौक भी पैदा होने लगा, और फिर जब वो वहाँ मंच के पीछे रह कर के मंच पे काम करने वाले लोगों को देखते, तो कई कई बार लगता है कि यार इससे बेहतर तो हम कर सकते थे। मतलब क्यों ना इसमें भी प्रयास किया जाए। हुँ, तो हुँ, हुँ। वो फिर वो एक लालसा मन में जागी। फिर वो जब कॉलेज में एडमिशन लिया और तो वहाँ कोई आकर के फिर विशेष एक उन्हीं विशेष दिनों में घटना याद आती है आपको कॉलेज की? हाँ, कोई कॉलेज की विशेष घटना याद आती है आपको, जैसा आपने कहा कि देखा तो हमें लगा हम और अच्छा कर सकते हैं। तो कोई ऐसे नाटक को देख के आपको लगा कि मंच की ओर जाऊँ? मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, कोई घटना या कॉलेज में रही हो, जिसने आपको रंगमंच की ओर और अधिक सक्रिय करने के लिए प्रोत्साहित किया हो? नहीं, ऐसा कोई विशेष व्यक्ति का वो नहीं था कि साहब इसने इससे मैं बेहतर कर सकता हूँ। एक जनरल सी एक दिमाग में आ रही थी कि साहब हुँ, हुँ। ये जो लोग कर रहे हैं ऐसा मैं कर सकता हूँ, और शायद मैं इनसे बेहतर भी कर सकता हूँ। हुँ, हुँ, वो मंच के हुँ, पीछे हुँ। रह कर के जब चाचा जी के साथ में मैं म्यूज़िक में बैठा करता था, तो मुझे लगता था। लेकिन उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन लिया, और उन्हीं दिनों में एक गर्मी की छुट्टियाँ थी, तो 1 महीने, डेढ़ महीने का एक समर कैंप लगा साक्षरता अभियान को लेकर के। जिसमें हम सुबह-सुबह हुँ, हुँ, हुँ। साक्षरता के लिए कच्ची बस्तियों में ऐसे निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए जाया करते थे, अपनी-अपनी टोलियाँ बना कर के। लेकिन उसमें शाम को हॉबी क्लासेस होती थी। उसमें फिर जब ये जो लालसा थी, उसने पल्लवित होने का मार्ग ढूँढा, और मैंने उसमें नाटक चुना। कि वो नाटक में वहाँ भानु भारती जी उन दिनों एनएसडी से नए-नए स्नातक होकर के आए थे। हमारे यहाँ संस्कृत विभाग में बसंत जेतली थे, वो भी संस्कृत नाटकों से और हिंदी नाटकों से जुड़े हुए रहते, तो वो लोग सिखाया करते थे वहाँ। तो फिर लगा कि हाँ, ये अपने जो मन में कला के प्रति जो रुझान है, उसको थोड़ा व्यापक दिशा मिलेगी इसमें। मंच मिल संगीत सकता है, ठीक दिशा है, मिल कोई सकता है। संगीत बुरा नहीं है, लेकिन वो संगीत से आगे बढ़ कर के और भी कुछ चीज़ों में अब हुँ, रुझान हुँ, मतलब विस्तार मिलेगा। तो फिर वो नाटक जॉइन हुँ, किया, हुँ। फिर वहाँ नाटक में रोल किया। वो तो वो एक रुचि फिर लगा कि नहीं हाँ, ये अपने लिए सही मार्ग है।
फिर जब मुझे कॉलेज लगता है में जिस घटना का मेरे ख्याल जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो दौर था आपातकाल का। आपातकाल लगा ही लगा था और वो राष्ट्रीय सेवा योजना हाँ, की शायद स्थापना उस समय और साक्षरता शिविर के माध्यम बिल्कुल, से युवाओं को एक तरह से सामाजिक वो एक चेतना जागने के लिए और वहीं हॉबी क्लासेस शुरू हुई थी। लेकिन जब आपने बिल्कुल, इतना बिल्कुल। आपने अपने आप को नाटकों में इन्वॉल्व किया, फिर जैसा मुझे याद है चूंकि साथ ही पढ़ते थे अपन, यूथ फेस्टिवल्स में आपने सहभागिता करने की, मित्रों के साथ मिलकर के एक नाट्य संस्था रंग छवि बनाई, तो अपने आप को एक तरह से पूरी तरह से आपने उसमें इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन इतने सक्रिय होने के बाद आपके मन में एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का ख्वाब फिर कैसे जागता है? आप एनएसडी में नहीं गए, आपने थिएटर को करियर नहीं बनाया, तो वो किस तरह का एक संयोग था कि आपने फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर मोड़ा अपने आप को? ये हुँ, जीवन में दोस्त ही बनाते हैं और दोस्त ही बर्बाद करते हैं। ये मेरा ऐसा अच्छा। मानना है। तो जो मेरी मंडली थी कॉलेज में, वो मंडली थी जो सब इसी कलात्मक रुझान वाली थी, तो उस वजह से वो वहाँ उसी माहौल में जीते रहे। साथ में कुछ आप जैसे लोग थे जो पढ़ने-लिखने में भी बड़े माहिर थे, बड़े प्रवीण थे, तो उनका साथ मिलता रहा, तो पढ़ाई-लिखाई में भी बड़े आगे रहे। मतलब प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, कलात्मक प्रतियोगिताओं में, वहाँ भी वो अव्वल आते थे और पढ़ाई में भी अव्वल आते थे क्योंकि मंडली ऐसे बन गई थी। वो मंडली में हुँ, से हुँ, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे थे, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमें प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, हमें कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है। तो वो हुआ ऐसा कि हुँ, कुछ दोस्त जो थे वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो अजमेर फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे आरपीएससी का। जब आरएएस की परीक्षा देंगे, हुँ, तो उन्होंने कहा, "तू भी चल साथ में।" और तू भी भर देना फॉर्म। मैं कहा भई मेरी कोई रुचि नहीं है इसमें। अरे तो फिर फॉर्म तो भर देना, वो परीक्षा मत देना। फॉर्म तो भर दे, फॉर्म भरने में क्या जा रहा है? ठीक है चलो साहब उनके साथ गए जाके फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद में फिर वो सब पढ़ाई-वढ़ाई करते थे तो मेरे पास में दर्शन शास्त्र विषय था। तो कुछ लोगों ने वो ऑप्ट किया था उसमें। तो बोले यार ये हम पढ़ा नहीं है, तू हमको पढ़ा दिया कर। तो उनकी मदद करने लगे और दर्शन की चर्चा होती थी उनके साथ में और वो अ, पढ़ाई साथ-साथ हुँ, कर रहे हुँ, हैं। फिर जब परीक्षा की बारी आई तो वो फिर वही दोस्तों ने प्रेरित कर दिया कि अरे परीक्षा तो दे ले, मत जॉइन करना और कौन-सा तू पढ़ा तो है ही नहीं, तू पास तो कहाँ हो जाएगा। पर वो उनको हुँ, पढ़ाने हुँ, के चक्कर में मेरी भी तैयारी हो चुकी थी। तो उस तरह से वो पढ़ाते-पढ़ाते वो एग्ज़ाम दे दिया और जो मैंने विषय ऑप्ट किए थे उनको पढ़ा नहीं था लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो पढ़ाई की हुई थी वो कहीं दिमाग में बसी हुई थी और किस्मत थी, तो वो उसमें पास हो गए और पास हो गए तो फिर सब इंटरव्यू की बारी आ गई। अब इंटरव्यू भी दे दिया कि मत जॉइन करना। अब जब इंटरव्यू में भी पास हो गए, तो एक सामाजिक दबाव बन गया कि भई साहब आपने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली है, तो अब आप तो जॉइन तो करो। फिर हुँ, एक आध हुँ, दोस्त ने समझा कि भई जॉइन कर ले, नहीं जचे तो छोड़ देना। पर तब ये नहीं मालूम था कि सरकारी नौकरी को जॉइन करने के बाद में छोड़ना इतना आसान नहीं होता। हुँ, हुँ। तो अब वो फिर उस धारा में बहना पड़ा। और वो एक संयोग ही था। अच्छा, जी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तो बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपकी नियुक्ति होगी, अलग-अलग तरह की कार्य पद्धतियों को निभाना पड़ता है, सरकार की जो योजनाएँ उनकी क्रियान्विति करनी है और वो भी अलग-अलग विभाग हैं, अपन जानते हैं कि सरकार में काम करते समय कितनी तरह की चुनौतियाँ हैं। तो ये जो आपके मन में जो रंगमंच का एक जो रुझान था या आपकी अभिरुचि थी, तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद किस तरह से आपने यूँ का सामना किया और कैसे रंगमंच के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियाँ आपकी रहीं? देखिए कॉम्बिनेशन कैसे चूँकि बिठाया संतुलन? अभिनय अभिनय से जुड़े हुए थे, तो अभिनय जब करते थे मंच नाटक में, तो जो रोल हमें मिला है उसको बखूबी निभाना है, ये तो हमने सीख लिया था। तो अब आप एक प्रशासनिक अधिकारी के हुँ, रूप में किसी दफ्तर में एक अधिकारी का रोल मिला है, तो उसको कैसे बड़ी खूबसूरती से, कैसे ईमानदारी से निभाया जाए, तो ये तो हमको आता था। ठीक है, उसके लिए कुछ पढ़ाई हुँ, करनी हुँ। पड़ती थी, कुछ ट्रेनिंग भी हमारी हुई, कई सालों तक मतलब डेढ़ साल तक हमारी ट्रेनिंग हुई थी, कि भई हमें किस हाँ, परिस्थिति में हाँ। क्या करना है, कैसे। तो वो ट्रेनिंग का की मदद मिली। फिर वो जो ये नाटक से सीखा था कि भई किस परिस्थिति में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से हमें अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, तो वो अभिनय ने सिखा दिया। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी रही कि ऐसे मौके
कम आए जहाँ पे मुझे दुविधा में पड़ना पड़ा कि मैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने आप को पेश करूँ। मेरे शुरुआत में ही मुझे कुछ ऐसे मौके मिल गए कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में मुझे शुरुआती दौर में ही डेपुटेशन मिल गया। वो हुँ। उदयपुर में मुझे पहली पोस्टिंग मिली थी और शाम को मैं वैसे ही पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रमों को देखने के लिए जाया करता था और उसमें कोई 1-2 बार वर्कशॉप कुछ हुई, उनको मैंने जॉइन कर लिया। तो वहाँ जी। उस समय डायरेक्टर थी अदिति मेहता, बड़ी बुलंद शख्सियत थी वो और उन्होंने बिल्कुल पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। तो एक किसी नाटक में उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते? तुम्हारा शौक तो है ही। मैं साहब आ तो मैं जाऊँगा लेकिन ये कैसे आते हैं वो तरीका मुझे नहीं आता। बोले वो तुम चिंता मत करो, तुम स्वीकृति दो, बुला हम लेंगे। हुँ। और उन्होंने किसी तरह से वो जो जैसे भी वो होता था, वो मेरा डेपुटेशन वहाँ करवा दिया। तो 6-7 साल फिर वो वहाँ पे मैं जाने लगा, वहाँ काम किया। तो हुँ। वो वहाँ जब प्रवेश हुआ, तो फिर एक नई दिशा और नया हॉराइज़न और खुला कि संगीत से मैं परिचित था, नाटक से मैं परिचित था, लेकिन लोक कला का एक बहुत बड़ा व्यापक संसार जो मेरे सामने खुला। कि वो देश की लोक कलाओं को जब देखने का मौका मिला, तब लगा कि भई अभी तो हमने शुरुआत ही की है, अभी कुछ नहीं जानते हम। फिर वो एक-एक कला के हुँ, साथ हुँ, में हुँ। जब उनको देखा, कलाकारों के साथ में बातचीत हुई, उनके साथ में रहे, उनके साथ में प्रोग्राम किया, उनके साथ में सफ़र किया, तब थोड़े-से दृष्टि और बढ़ी और वो फिर वो उम्र भी ऐसी थी कि वो उस दौर में सीखना एक बिल्कुल हुँ, हुँ। वो मिल गया मुझे अवसर तो उस मौके को चूका नहीं मैं और वो सीखते चले। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में आपने लोक कलाओं के क्षेत्र में तो काम किया, उस विधा को जीवंत बनाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए। कोई विशेष प्रकार का शोध अनुसंधान की उसमें भी रहा आपका योगदान? क्योंकि आपने बिल्कुल नई हाँ, दुनिया देखी। तो जी। वो उस समय में मतलब सांस्कृतिक केंद्र उन दिनों स्थापित हुए हुए ही थे। बिल्कुल बिल्कुल शुरुआती हुँ, दौर में थे। तो हुँ, हुँ। वहाँ ज़रूरत थी कि साहब कलाकारों की पहचान की जाए, कला शैलियों की पहचान की जाए और नए-नए कलाकारों को ढूँढ करके उनको मंच प्रदान किया जाए, तो ये एक प्रक्रिया चल रही थी। तो उस दौर में फिर जैसलमेर, बाड़मेर इस तरह एक एक सर्वे के लिए हमें भेजा गया कि साहब आप वहाँ सर्वे करके आओ, वहाँ के कलाकारों को, वहाँ की कला शैलियों के बारे में जानकारी लेकर के आओ। तो महीने सवा महीने का एक हमने सर्वे किया और पश्चिम राजस्थान की एक बहुत मशहूर कला शैली जो आज दुनिया में बड़ी विख्यात है, मांगणियार और लंगा गायन शैली। वो वो दौर ऐसा था जब वो ये लोग जजमानों के लिए गाया करते थे और जजमानी प्रथा धीरे-धीरे खत्म हो गई थी और इन लोगों के सामने रोज़गार का संकट था कि गाएँ तो पैसा कौन देगा? गाने में तो माहिर हैं। वो कहते तो यही है कि भई उनका जो हुँ, हुँ। बच्चा भी पैदा होकर के जब रोता है तो वो सुर में रोता है। लेकिन उस सुर का उस सुर से पेट नहीं भरता। तो उसके लिए भी उनको फिर तो वो हुँ, हुँ। अपने इस गायन से अलग छिटकने लगे थे। कुछ अलग रोज़गार तलाशने में लग गए थे। तो वहाँ हमने फिर कुछ ऐसे 150-200 बच्चों का एक पूरा समूह हमें मिला, अलग-अलग गाँवों में कि भई इनके साथ में काम किया जा सकता है। तो वो एक अच्छा एक हमें सौभाग्य हुँ, मिला हुँ। और ऐसा पहली बार हुआ कि साहब जो ये गणतंत्र दिवस पे एक परेड निकलती थी जो 26 जनवरी पे दिल्ली में राजपथ पे जो अब कर्तव्य पथ हो गया है। हुँ, तो हुँ। उसमें दिल्ली हुँ, के हुँ। पब्लिक स्कूलों के बच्चे भाग लिया करते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि सांस्कृतिक केंद्र पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को ये मौका मिला कि साहब आप अपने यहाँ से कुछ बच्चे भेजो वहाँ। क्योंकि नए-नए सांस्कृतिक केंद्र हुँ, बने थे हुँ। तो उनको भी मौका दिया जाना था। अब वो वहाँ हुँ, हुँ। उदयपुर में वो स्कूलों की तलाश शुरू हो गई कि साहब कौन से स्कूल के बच्चे अच्छे हैं और कहाँ से लिए जाएँ। तब हमने ये ज़ोर दिया कि साहब ये जो हम 200-250 बच्चे हैं वहाँ तलाश करके आए हैं जो एक अलग तरह की गायन शैली से जुड़े हुए हैं, तो उनको मौका क्यों नहीं दिया जाए? क्योंकि उन्होंने ना तो स्कूल देखा है, ना उनको 26 जनवरी का महत्व पता है। वो जब मंच वहाँ राजपथ पे या कर्तव्य पथ पे जब प्रदर्शन करेंगे तो वो एक बड़ी बात होगी। ये स्कूल के बच्चे तो हमेशा करते रहते हैं, इनको बिल्कुल। पचासों अवसर मिलते हैं, उनको अवसर नहीं मिलता। हुँ, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, हुँ, हुँ। लड़ाई भी लड़ी गई और सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनली वो उनको मौका मिला और बड़ी खुशी की बात थी कि वो जब बच्चे आए तो उनको दर्शकों ने हाथों-हाथ लिया और वो जब परेड खत्म होने के बाद में हम लोग अपने कैंप तक पहुँचे भी नहीं थे, तो हमारे पास खबर आई कि साहब आपके बच्चों का दल इस पूरे उस परेड में प्रथम आया है।
वो एक प्रोत्साहन मिल वाह! गया और बहुत ही वो बढ़िया। बच्चे आज बड़े हो गए हैं और अब वो जो विख्यात मांगणियार कलाकार हैं, अब उनके नाम रूप में उनका नाम लिया जाता है। हुँ, हुँ। तो ये एक अच्छा, बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। देश में इतने सारे सांस्कृतिक केंद्र उस समय बने थे, तो सबसे पहला मौका पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को ही मिला, हाँ। गणतंत्र दिवस की परेड में जाने बिल्कुल। का या और नहीं, नहीं, केंद्रों नहीं, से भी वो बच्चे? पहला मौका उसी को मिला और फिर वो जब वो फर्स्ट आ गए, फिर तो एक परंपरा बन गई कि हर बार गणतंत्र दिवस की परेड में किसी न किसी सांस्कृतिक केंद्र का कोई न कोई दल ज़रूर शरीक होगा। और शुरुआत में तो बच्चों के होते थे, अब बड़ों के दल भी शामिल होने लग गए हैं, झाँकियों में भी शामिल होने लग गए हैं। लेकिन वो शुरुआती जो दौर था, विस्तार मतलब शुरुआत परिपाटी यूँ कहें कि के हम समय, लोगों के अब उसको माध्यम विस्तार से दिया। शुरू हुई। अच्छा राजीव, आपने बहुत सारे नाटकों में पार्टिसिपेट किया। मैं यूँ कहूँ कि औसले से लेकर स्वप्न वास्तव दत्ता, मतलब अंग्रेजी आधारित नाटकों से लेकर के शुद्ध संस्कृत तक के नाटकों में आपने एक अभिनय भी किया, उनका निर्देशन भी किया। तो इसका अनुभव आपका किस तरह का रहा और क्या-क्या महसूस करते हैं आप उस पूरी परंपराओं के, वेस्टर्न के नाटकों की और हमारे जो ट्रेडिशनल बिल्कुल धारा है नाटक की, तो क्या आपने महसूस किया उस सारे अपने अ अभिनय के दौर में? मूल मूल रूप से तो कोई अंतर नहीं है क्योंकि मानवीय भावनाएँ चाहे वो भारत में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे कहीं अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो या कहीं कोई किसी भी देश में हो। वो हुँ, हुँ। भावनाएँ मानवीय भावनाएँ समान रहती हैं। ठीक है, उनको अभिव्यक्ति का एक तरीका बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, परिवेश बदल जाता है। तो वो इसीलिए चूँकि संस्कृत जब पढ़ी थी, तो संस्कृत के नाटकों के की वजह से या संस्कृत के जो ग्रंथ हैं नाट्यशास्त्र, जिसमें नाटक की इतनी विशद विवेचना की गई है कि वो दुनिया में किसी ग्रंथ में नहीं है। तो उससे परिचित हुँ, होने हुँ। के बाद में ऐसा लगा नहीं कि कोई विदेशी नाटक है या कोई भारतीय नाटक है या वो इस भाषा का नाटक है या उस भाषा का नाटक है। हमें वो सभी नाटक बराबर लगते थे। ठीक है, उनको मंचित करने के लिए आपको परिवेश भी अलग तरह का बनाना पड़ेगा और वेशभूषाएँ भी अलग होंगी। कलाकारों के हाव-भाव प्रकट करने के तरीके में भी थोड़ा-सा अंतर आ सकता है। लेकिन अंततः अभिव्यक्त तो उसमें भी भावना ही होती है। तो वो कोई ऐसा बिल्कुल, मुश्किल नहीं बिल्कुल। लगा। अच्छा, जैसे आपने नाट्यशास्त्र की बात की, तो आपने नाट्यशास्त्र को और संस्कृत नाटकों को लेके बहुत सारी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है। तो जब आप इन कलाकारों को लेकर के और जो उसमें जिस तरह के भी विद्यार्थी या जो जिज्ञासु थे उन्होंने सहभागिता की, तो वो अनुभव किस तरह का रहा आपका और क्या सोच और किस उद्देश्य से आपने उस आयोजित किया और क्या अंततः किस तरह का फ़ील किया उसमें? क्योंकि जैसा आपने बताया अ, नाट्यशास्त्र तो अपने आप नाट्य एक विशद ग्रंथ है। नाटक एक ऐसी विधा है मतलब नाट्यशास्त्र में लिखा हुआ है कि दुनिया में कोई ऐसी कला या विद्या या ज्ञान नहीं है जो नाटक में समाहित नहीं होता या नाटक से अभिव्यक्त नहीं होता। तो वो चाहे वो संगीत हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो कोई मूर्ति कला हो या किसी भी कोई तरह की विद्या हो, किसी तरह का ज्ञान हो क्योंकि नाटक में सभी उस जो हम जिस समाज में रहते हैं उसमें जितनी चीज़ें हैं, वो सभी नाटक में समाहित हो जाती हैं। तो लेकिन हुँ, हुँ। नाटक के और नाटक आकर्षित भी बहुत जल्दी करता है। बिल्कुल। लोग क्योंकि वो मंच पे जब अभिनय कर रहा है कोई व्यक्ति और अपनी बात कन्वे कर रहा है और वो कन्वे हो जाती है तो वो दर्शकों का तालियों के माध्यम से या वाहवाही के माध्यम से एक प्रत्युत्तर भी तुरंत मिल जाता है। हुँ, तो वो हुँ। एक एनर्जी देता है। लेकिन नाटक करना ये जो नाटक करने के लिए जो इच्छुक लोग आते हैं, युवा आते हैं या बच्चे आते हैं, वो ये नहीं समझते कि वो मंच तक पहुँचने के पहले की प्रक्रिया बहुत लंबी है। आप सीधे हुँ, जाकर के हुँ। मंच पे नहीं बोल सकते, उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितने पक्षों को समझना पड़ता है, कितने लोगों से तालमेल बिठाना पड़ता है। तो वो वर्कशॉप करने की का उद्देश्य यही था कि भई उनमें ये चीज़ डाली जाए कि साहब ये सिर्फ़ आप मंच पे खड़े होकर के आपने 4 डायलॉग बोल दिए और ताली बज गई, ये नाटक नहीं है। नाटक हुँ, का एक हुँ। पूरी प्रक्रिया है कि वो कैसे जिस तरह से खाना बनाते हैं, तो खाने का स्वाद तो सब ले लेते हैं। लेकिन उस खाना बनाने के पीछे की जो प्रक्रिया है कि साहब वो गेहूँ को पिसवाना है, फिर उसको गूँदना है, फिर उसको बेलना है, और वो फिर जाकर के रोटी तैयार होती है सेकने के बाद। तो वो उसी तरह से ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है।
तो प्रक्रिया को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, परिणाम तो अगर प्रक्रिया सही है तो परिणाम तो अपने आप अच्छा ही आएगा। तो बिल्कुल। वो उद्देश्य तो होता था और अब क्या ये जो थोड़ा ग्लैमर नाटक का जो होता है और फिर ये फ़िल्मों में जो देखते हैं तो नाटक में जो लोग आते हैं ज़्यादातर उस ग्लैमर से प्रभावित होकर के आते हैं। तो वर्कशॉप करते-करते कई लोग तो वो वर्कशॉप के बीच में छोड़ के चले जाते हैं कि अरे यार इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो ये हमें नहीं करना नाटक। वो बाद में वही लोग जो रहते हैं जिनके मन में वाक़ई वो कलाकार बनने की या अभिनेता बनने की इच्छा होती है। तो राजीव, जैसा आपने अपने आप को पूरी तरह से इन विधाओं के साथ इन्वॉल्व किया, आपका अभिनय भी पक्ष रहा, आपने निर्देशन भी किया, आपने साउंड इफेक्ट्स, ध्वनि की व्यवस्था उसको भी, जैसा आपने बताया अपने चाचा घनश्याम जी आचार्य के साथ आपने संगीत की भी एक तरह से प्रशिक्षण लिया था। फिर आपने ये जो वेशभूषा या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है उसकी भी आपने एक तरह से ट्रेनिंग ली। तो नाटक के जितने संभावित पक्ष हो सकते हैं, जैसा आपने स्वयं कहा कि नाट्य शास्त्र में भी इस बात का संकेत किया गया है कि कितना व्यापक ये एक तरह से विधा है और आप हर विधा के साथ जुड़ते हैं। मूलतः राजीव आचार्य किस विधा में अपने आप को वो एंजॉय करते रहे, या जिस विधा में आपका सबसे ज्यादा एक तरह से मन रचा बसा? निर्देशन मेरे ख्याल से ज़्यादा मैं कहूँगा क्योंकि उसमें फिर नाटक के हर पक्ष से जुड़ जाते हैं। अगर मैं अभिनेता के रूप में रोल कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ़ वो उस रोल के प्रति सोच रखूँगा या मुझे उस रोल को कैसे बेहतर करना है, मेरे दिमाग में सिर्फ़ वही चीज़ चलेगी। लेकिन जब मैं निर्देशक के रूप में काम कर रहा हूँ तो मुझे नाटक का हर पक्ष सँभालना है, हर पक्ष को देखना है, हर पक्ष में क्या कमी बेहतरी हो सकती है या किस कलाकार को मुझे कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ आ जाती है। तो एक वो संपूर्णता निर्देशन में आती है। इसलिए फिर शुरुआत अभिनय से ही हुई थी लेकिन धीरे-धीरे फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गईं और कुछ फिर साथी कलाकारों ने प्रोत्साहित कर दिया और फिर कुछ एक रुचि जागृत हो गई तो वो निर्देशक के रूप में फिर आगे बढ़ना बेहतर समझा। अच्छा, आपने अपने सेवा काल में जब आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे थे, और विशेषकर जैसा आपने कहा कि आपको बहुत सारे अवसर मिले कि आप की जो अभिरुचियां थी उसी को आपको और निखारने का मौका मिला, आपने कुछ विशेष उत्सव जैसे अपना उत्सव आदि इस तरह के कुछ नए प्रयोग भी किए सांस्कृतिक केंद्र में रहते हुए, और उसके कारण नेचुरली आपको मौका मिला कि भारत की आपने पूरी यात्राएं भी की। तो वो जो सारा आपका एक दौर था, ये नए प्रयोग करना, इस तरह के अपना उत्सव जैसे कार्यक्रमों को शुरू करना, ग्रामीण बच्चों को, लोक कलाकारों को साथ लेकर के काम करना, तो उस अनुभव और उन यात्राओं के बारे में कुछ हमारे साथ अपना अनुभव साझा कीजिए, आपकी किस तरह का वो दौर रहा? एक तो बहुत अच्छा अनुभव जो शुरुआती दौर में ही मुझे हो गया था जब मैंने पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जॉइन किया था। तो शुरुआती दौर में ही मुझे एक मौका मिला प्रोग्राम मुझे कहा गया कि एक प्रोग्राम डिज़ाइन करो जिसमें हम यात्रा करेंगे और अलग-अलग शहरों में परफ़ॉर्मेंसेस करेंगे और उसमें देश के अलग-अलग प्रांतों के बच्चे होंगे। जो है ब बच्चे मीन्स कलाकार होंगे। तो वो सोचा और सोचने के बाद में चूँकि वो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के उसमें परिधि में 4 राज्य आते थे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो एक दिमाग में एक विचार आया और वो प्रोग्राम का नाम बना मरु से सागर तक, राजस्थान से अच्छा। लेकर के गोवा तक, एक यात्रा। और उसमें हमारे साथ में 300 साढ़े 300 कलाकार थे, 6 बसें हम साथ चला करती थी। 6 बसें थी, एक ट्रक में लाइट, साउंड, स्टेज का सामान हुआ करता था और एक कैटरिंग का एक गाड़ी एक अलग से चलती थी, तो वो सारी व्यवस्थाएँ उसमें थी। और बड़ा सौभाग्य था मेरा कि उसमें बड़े-बड़े कलाकारों के साथ में मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला। तीजन बाई उस समय पद्मश्री नहीं हुई थी, उसके बाद में हाँ, उनको हाँ। पद्मश्री मिली। तो वो उनके साथ में ट्रैवल किया हमने, वो उस दल का हिस्सा थी। गुलाबो अब पद्मश्री हो गई हैं, वो हमारे साथ में थी। तो ऐसे कई कलाकार थे जो उस समय अपकमिंग थे या वो अपनी कला में तो माहिर थे लेकिन उतना नाम नहीं हुआ था, लेकिन अब आज बड़े विश्व विख्यात हैं वो। मांगणियारों में ऐसे कलाकार थे, गाज़ी खान और अनवर खान वगैरह। तो उनके साथ में यात्रा की और फिर वही एक जगह परफ़ॉर्म किया, फिर वो कैटरिंग वाला खाना बना रहा है, लेकिन कभी-कभी ये होता था कि साहब आज वो हिमाचल के कलाकार हैं कि साहब आज हम अपनी एक डिश बना कर के खिलाते हैं।
तो अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद हमें मिला। कभी कोई छत्तीसगढ़ की तीजन बाई ने कहा आज मैं चटनी बनाऊँगी। अब गोवा के कलाकार कह रहे हैं कि आज हम ये चीज़ बनाएँगे, कोकम की कढ़ी बनाएँगे। फिर साउथ के कलाकार कह रहे हैं कि आज हम वो क्या उनका वो होता है, मतलब अपने-अपने वो बनाने के हुँ, हुँ, हुँ। खाने के साथ में ये प्रोग्राम भी हो रहे हैं, भोजन का स्वाद भी मिल रहा है और फिर वो उसमें एक नया दौर शुरू हो गया कि एक दिन मैंने वो कुर्ते पजामे पहन कर के मैं एंकरिंग किया करता था। तो वो चूँकि लगातार यात्रा कर रहे थे तो कुर्ते पजामे धुले नहीं थे। तो मैंने किसी कलाकार को कहा कि यार तुम्हारी अच्छा। जो ये कॉस्ट्यूम है जिसमें तुम डांस करते हो, अगर कोई स्पेयर हो मुझे दो, मैं आज में इसमें करना चाहता हूँ। वो मैंने वो कॉस्ट्यूम पहन कर के एंकरिंग की, तो अगले दिन वो दूसरे कलाकार आ गए कि अरे साहब ये आपने कल उनकी पहनी, आज हमारी पहनो। तो पूरी यात्रा में अच्छा। मैं अलग-अलग दिनों में अलग-अलग राज्यों की वेशभूषा पहनता रहा, तो वो एक अलग जुड़ाव उनसे बन गया। तो हुँ, ऐसे हुँ, हुँ, यात्रा हुँ। कार्यक्रमों से तो उन कलाओं को समझने का मौका मिला, उन कलाकारों को समझने का मौका मिला, उन कलाकारों की जीवन पद्धति को, उनके प्रदेश की संस्कृति को, उनकी वेशभूषा को, उनकी भाषा को, उनके खान-पान को समझने का मौका मिला। तो एक बहुत बड़ा अनुभव पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के शुरुआती दौर में ही मुझे हो गया, जिसने आगे हुँ। काफ़ी मदद की मुझे और उसी अच्छा वजह से फिर वो राजीव, ये जो आपने सारी यात्राएँ की और कलाकारों को देखा, न सिर्फ देखा बल्कि उनके जीवन के साथ आप जुड़ते हैं। वो जी, ठीक है, जैसा आपने बताया कि वो कलाकार जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हुए, उनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये सब आपने बहुत निकटता से देखा। इन कलाकारों के जीवन के साथ बहुत निकटता से जुड़े रहे, साथ रहे आप एक तरह से, तो भारत की आत्मा से आपने साक्षात्कार किया। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी कोशिश भी की उस दौर में कि ये जो सारी अनुभूतियाँ हैं, ये जो सारे कला के पक्ष हैं, इनका कहीं डॉक्यूमेंटेड किया जाए? कोई पुस्तक के रूप में ऐसी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट कर सकें, क्योंकि संसाधन तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक केंद्र के पास रहे होंगे या आप जुटा भी सकते थे जिस जगह आप बैठे थे। तो क्या इस तरह के कोई प्रकाशन करने की कोशिश आपने की, कोई शुरुआत किया, कोई डॉक्यूमेंटेशन इन सारी विधाओं को लेकर के आपने किया था कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उसके लिए हम इनको सुरक्षित रख सकें? अ, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के दौर में तो मैं खुद सीखने की स्थिति में था। मैं मेरे लिए भी एक हुँ, नई चीज़ थी और मैं बिल्कुल एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह से मैं उनको सीख रहा था, समझ रहा था। हाँ, हुँ, ठीक हुँ। है, वो परफ़ॉर्म करने का साथ में मौका मिलता था या चूँकि वहाँ कार्यक्रम अधिकारी था तो कार्यक्रम डिज़ाइन करना और वो सब काम भी मुझे करने पड़ते थे। लेकिन मेरे लिए वो एक सीखने वाला दौर था। हर रोज़ मुझे कोई एक नई विधा या नई चीज़ सीखने को मिलती थी। उसके बाद फिर कुछ समय वापस मैं अपने मूल विभाग में मैंने काम किया, फिर उसके बाद मौका मिला मुझे जवाहर कला केंद्र में, जयपुर में वापस इसी फ़ील्ड से जुड़ने का। तो वहाँ मेरे पास में जब जवाहर कला केंद्र आया तब मेरे पीछे अनुभव था। तो जो हुँ, हुँ। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का, कलाकारों से परिचय भी था। उस दौर में तो मैं क परिचित हो रहा था, लेकिन अब तक मैं काफ़ी कलाकारों से परिचित भी हो चुका था। तो जवाहर कला केंद्र में जब आया तो यहाँ पे फिर मुझे एक अगली पारी खेलने का जब मौका मिला, तो यहाँ फिर प्रयास किए कि कुछ नए प्रयोग किए जाएँ, नए तरह के कार्यक्रम किए जाएँ। क्योंकि इतने सारे कलाकारों को देख लिया था तो अब उनके कॉम्बिनेशंस अलग बना करके अलग तरह के प्रोग्राम बनाए जाएँ। तो हमने प्रोग्राम एक किया कि लोक वाद्य, अब हुँ, पूरे हुँ। देश भर में इतने तरह के लोक वाद्य हैं कि मतलब हम गिनती नहीं कर सकते। तो हमने हुँ, एक हुँ। फेस्टिवल किया 3 दिन का, उसमें सिर्फ़ लोक वाद्यों पे ही वो आधारित था। तो अच्छा। करीब 350 लोक वाद्य को हमने बुलाया और वो यहाँ मंच पे फिर उन्होंने अलग-अलग तरह से परफ़ॉर्म किया और बाद में फिर एक सामूहिक रूप से एक प्रस्तुति हुई जिसमें सारे के सारे अलग-अलग प्रदेशों के वाद्य, कोई ताल वाद्य था, कोई तार वाद्य था, कोई सोशेर वाद्य था। उन सब का एक पूरा एन्सेम्बल जब बना, तो वो एक आनंद ही अलग था। जो हमारे लिए भी, कलाकारों के लिए भी और जो देखने सुनने आए थे उनके लिए भी। फिर एक हुँ, ऐसा ही हुँ। एक उत्सव हमने किया कि कुछ कलाएँ ऐसी हैं जो मंच पे नहीं आ पाती हैं। वो ऐसे ही जिनको स्ट्रीट परफ़ॉर्मर्स कहा जाता है, ऐसे हैं बहरूपिया। हुँ, हुँ, एक हुँ, बहुत हुँ। पुरानी परंपरा है। मतलब अगर हम यूँ देखें तो वो बिल्कुल पौराणिक काल तक वो कला के बीज मिलते हैं कि साहब जैसे हमारे दशावतार का एक कॉन्सेप्ट है। हुँ, अब हुँ। विष्णु ने 10 तरह के अवतार लिए, मतलब हुँ, 10 तरह हुँ। के रूप धरे। तो बहरूपिया भी क्या करता है, अलग-अलग तरह के रूप धरता है। हुँ, या हुँ। वो विष्णु ने अमृत
के लिए जब झगड़ा हो रहा था तो वहाँ मोहिनी रूप धारण करके स्त्री बन करके उन्होंने अमृत का वितरण किया। तो ये बिल्कुल पौराणिक अवधारणा है कि साहब हमें मानव को का स्वभाव है कि वो रूप बदलने की उसकी इच्छा होती है। और हम्म, आज के युग में देखें तो हर व्यक्ति बहरूपिया है कि वो जब दफ्तर में होता है तो वो अलग रूप में बात करता है, और जब अपने पत्नी से बात करता है तो उसका रूप अलग होता है, और बच्चों से बात करता है तो रूप अलग होता है। तो वो एक बहुरूपी व्यक्तित्व हमेशा एक कॉमन रहा है। तो वो एक कला के रूप में जब बन गया, बहरूपिया जब बन गए, तो स्ट्रीट हम्म, परफॉर्मर्स होते थे। हमने कहा कि इनको मंच दिया जाए। तो देश भर हम्म, के करीब अलग-अलग प्रांतों के करीब 100 बहरूपियों को हमने आमंत्रित किया, एकत्रित किया। तो एक तो उनके अलग-अलग रूपों के बारे में जाना, उनकी हम्म, मेकअप करने के साधन क्या होते हैं, वो कॉस्ट्यूम कहाँ से लाते हैं, कॉस्ट्यूम कैसे बनती है, क्या वो मटेरियल यूज़ करते हैं, उन सबको डॉक्यूमेंट करके हमने एक पुस्तक के रूप में उसको, वो उत्सव तो हुआ ही हुआ। लेकिन वो उस उत्सव के बाद में वो एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक के रूप में वो शामिल मतलब हुआ। तो उसका बड़ा वो हुआ। फिर ऐसे ही चूँकि इतना काम कर लिया था, और पश्चिम जो सांस्कृतिक केंद्रों का रजत जयंती वर्ष था, तब ये हुआ कि साहब अलग-अलग सांस्कृतिक केंद्रों को दायित्व दिया गया है कि आप अपने-अपने क्षेत्र की कला शैलियों का एक डॉक्यूमेंटेशन करके एक पुस्तक के रूप में दें। तो एक रिदम्स ऑफ राजस्थान करके एक राजस्थान की कला शैलियों के बारे में फिर वो एक डॉक्यूमेंटेशन वो पुस्तक रूप में आ गया। तो वो एक इस तरह की कोशिश चलती रही, और आज भी जारी है। ये तो जब कभी मौका मिलता है कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते ही। तो ये सारे प्रकाशन जवाहर कला केंद्र की ओर से ही किए गए हैं, जो आप बता रहे हैं, अ, बहरूपिया और बहरूपिया वाला जवाहर कला केंद्र की ओर से किया गया है। जो रिदम्स ऑफ राजस्थान है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था। तो वो सभी सांस्कृतिक केंद्रों का एक मिला-जुला वो प्रकाशन था, तो उसमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा राजीव, आपने अपने पिताजी की पुस्तकों का, उनके विशेषकर कविताओं का, उनका भी एक संपादन किया है। तो जी। कुछ उस अपने परियोजना के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने अपनी पिताजी की जो पूरी लेखन संपदा है, उसे किस तरह से सुरक्षित, संरक्षित किया, और कुछ उनके योगदान के बारे में भी हमें अब बताएं वो आप अब कि किस तरह का उनका पिताजी कृतित्व व्यक्तित्व रहा। संस्कृत में जी। भी लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे, प्राकृत में भी लिखते थे, राजस्थानी में भी लिखते थे, उर्दू में भी लिखते थे। और फिर वो कुछ उस तरह के जो लेखक होते हैं बिल्कुल औलिया किस्म के, कि साहब वो रात को सोए हुए हैं, अचानक सोते-सोते कोई मन में विचार आया कविता का, और पास में जो कागज़ पड़ा था, चाहे वो किसी चीज़ का बिल ही हो, उसके ऊपर कविता लिख दी। तो ऐसी पर्चियों में उनके कविताएँ वो मिलती थी। अब वो हम्म, डायरी में बहुत कम कविताएँ उनकी उतर पाती थी। वो ऐसे कागज़ों में वो तो कुछ मम्मी ने वो सँभाल के रख रखी थी ऐसी पर्चियाँ, एक थैली में डाल के रख लिया कि भई कम से कम एक जगह तो रहे। डायरी में तो हम्म, उतारेंगे जब उतार लेंगे। कुछ डायरी में उतर भी गई, कुछ पर्चियों में पड़ी रही। तो फिर बाद में लगा कि पिताजी ने अपने जीवन काल में सिर्फ़ एक किताब का प्रकाशन करवाया था। हम्म, वो भी वो उनके यार दोस्तों की वो हुई, और सभी का विचार बना होगा कि भई अपनी-अपनी कविताओं का प्रकाशन करवा लें, तो वो एक किताब हो गई। अब बाद में हमें लगता था कि भई इतना सब कुछ लिखा गया है, तो वो एक पुस्तक के रूप में अगर होगा तो एक तो संग्रहित अच्छा रहे। करने के लिए वो बनेगा, आगे की पीढ़ी के लिए वो बनेगा, वरना कागज़ों में तो ये तो कागज़ खत्म हो जाएँगे कुछ समय में। फिर उनको कोशिश हम्म, किया, तो फिर उनके रहते-रहते फिर 4-5 पुस्तकें तो मैंने रिटायर होने के बाद में प्रकाशित करवाई। तो बच्चों की नर्सरी राइम्स हिंदी और संस्कृत की वो किया, उनकी कुछ संस्कृत कविताओं का प्रकाशन करवाया। उनकी एक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो खलील जिब्रान की कविताओं का, रुबाइयों का वो अनुवाद उन्होंने बहुत, मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि वो कर रहे हैं। वो पूरा हो गया था, वो पड़ा हम्म, हुआ था संग्रह किया हुआ। एक पूरी की पूरी पोथी पड़ी थी। उसका प्रकाशन हम्म, करवाया। एक गीत गोविंद पे का उन्होंने मतलब समगीतात्मक, कि जिस लय में वो मूल गीति है गीत गोविंद की, उसी लय में हिंदी अनुवाद उसका, कि दोनों अगर गाया जाए तो दोनों को बराबर गा सकते हैं। ऐसा अनुवाद वो किया हुआ रखा था। तो उनका प्रकाशन करवाया। फिर एक उनकी थी इच्छा कि वे उनके प्रिय कवि थे कालिदास। कालिदास से बहुत प्रभावित थे, और उन 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 वो उनकी लेखन शैली पे भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। हम्म, उनकी एक महत्वाकांक्षा थी कि मैं कालिदास के ऊपर एक महाकाव्य लिखूँ, और उन्होंने हम्म, शुरू भी कर दिया था।
और फिर जब मदर चली गई, उसके बाद में फिर उनका थोड़े से विरक्त से हो गए और उन्होंने उसको आगे लिखना छोड़ दिया था। फिर रिटायर होकर के आए तो अब फिर हम लोग पीछे पड़े, मैं पीछे पड़ा, मेरी बहन पीछे पड़ी कि भई आप इसको पूरा तो करो। फिर वो पूरा हुआ और उसका फिर प्रकाशन के लिए प्राकृत भारती से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम छाप देंगे। वो छपने की प्रक्रिया थी और जब जिस दिन फाइनल प्रूफ उसका आया, बिल्कुल डमी जब आई, तो उन दिनों पिताजी के पाँव में फ्रैक्चर हो गया तो बिस्तर पे थे वो। और मैंने अपनी बहन को उदयपुर भेज दिया था कि भई इसका प्रूफ चेक कर लेना, कोई कमी-बेसी हो। तो वो उसने चेक करके भेजा वो प्रूफ। शाम का समय था, वो कुरियर से वो आया वो, और मैं और पिताजी वो डिस्कस कर रहे थे कि साहब ये उसने प्रूफ चेक कर लिया, ये फाइनल डमी है, अब ये छपनी है। कुछ शब्दों पे ज़रूर कुछ वो इसमें उसको भी समझ में नहीं आया, तो ये आप देख लो। हमने वो चर्चा की, वो उस चर्चा के आधे घंटे बाद पिताजी ने देह दुनिया त्याग की। छोड़ दी। हाँ, तो मतलब वो उनको एक संतुष्टि भाव लेकर के गए कि ये मेरी जो महत्वाकांक्षा है वो अब एक पुस्तक रूप बस में वो आकार ले पुस्तक, छपी हुई पुस्तक नहीं देख पाए, ये एक थोड़ा-सा मन में हाँ, पुत्र के रूप में आपके मन में ये पीड़ा ज़रूर रहेगी बस कि वो पुस्तकें वो नहीं रह आ गई पाई। वो। हाँ। अच्छा राजीव और जी, उसके आपने बाद में भी फिर विभिन्न कुछ पुस्तकों का और किया और अभी भी वो तो प्रक्रिया चल ही रही, क्योंकि इतना कुछ लिखा हुआ है, आज भी मैं कहीं न कहीं पर्चियाँ मिल ही जाती हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अभी कुछ और प्रकाशन उनके किए जाएँ। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ-साथ आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने का सिलसिला भी शुरू किया, जो यात्रा रंगमंच से शुरू हुई थी और अब आज का दौर है, यूट्यूब के दौर में हम लोग आ गए हैं। तो आपने यूट्यूब के लिए लगभग मेरे ख्याल 200 के आस-पास डॉक्यूमेंट्रीज़ आपने बनाई हैं और जैसा आपने कहा कि आपका पूरा जीवन हमारी उस लोक चेतना से जुड़ा हुआ है, भारतीय संस्कृति को आपने इसके माध्यम से समझा, तो आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो मूल रूप से हमारी उन सांस्कृतिक परंपराओं पर केंद्रित हैं। और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने भी देखी हैं। आपने जिस तरह से भारत की उन परंपराओं को उसमें विश्लेषित किया है, तो ये शौक कैसे लगा आपको? मतलब बिल्कुल एक कहाँ भारत का नाट्यशास्त्र और कहाँ ये आधुनिक विधा यूट्यूब के माध्यम से उसको एडिट करना, उसका वॉइस ओवर करना, स्क्रिप्ट तैयार करना, हालाँकि आपकी बहन डॉक्टर भावना आचार्य का उसमें बड़ा योगदान रहा है। लेकिन ये जो आपकी परियोजना है डॉक्यूमेंट्रीज़ वाली, इसके बारे में कुछ बताएँ, किस तरह से ये आप संचालित कर रहे हैं और ये क्या इसका इम्पैक्ट बीच पड़ा है? में हम सबके जीवन में एक 1 डेढ़ साल का समय ऐसा आया था जब हम सब लोग बिल्कुल अपने घरों में बंद थे। कोरोना वाला जो दौर था जहाँ हुँ, लॉकडाउन में। तो कुछ दिन तो समझ में नहीं आया कि क्या क्या हो गया और अब क्या होगा। लेकिन हुँ, जब वो हुँ, हफ्ता 10 दिन बीत गया, तब लगा कि भई ऐसे तो कैसे कितने दिन जिएँगे? और जो हुँ, हुँ, आदमी मतलब मंच पे उतरने वाला हो बार-बार, जिसके ये कीड़ा कुलबुलाता हो, वो कितने दिन शांत रहेगा? तो फिर ये हुआ कि भई कुछ नहीं करते, पिताजी ने वो नर्सरी राइम्स लिखी हैं, तो क्यों ना हुँ, उनको, और बच्चे भी तो घरों में बंद हैं, तो उनके लिए भी तो कोई मनोरंजन का साधन चाहिए, तो वो शुरुआत वैसे हुई कि वो हिंदी की जो नर्सरी राइम्स थी पिताजी की, वो जब किताब छापी थी तो उसके साथ में हमने एक ऑडियो रिकॉर्ड भी किया था। हुँ, हुँ, तो उन ऑडियो जो वो ऑडियो उपलब्ध थे ही, उन पे विजुअल्स डाल-डाल के वो मैंने रोज़ एक वीडियो बनाना शुरू किया। हुँ, हुँ, तो वो 19 कविताएँ थी, तो ये 10-12 दिन में वो 19 कविताएँ तो वो हो गई। फिर वो आया कि साहब संस्कृत की कविताओं को भी आप डालो, तो अब उसके लिए साधन जुटाए कि भई रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी। तो ख़ैर अब ये नए युग में ऑनलाइन सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, तो वो साधन मिल गए। तो एक ब रिकॉर्डिंग की सुविधा वाला एक यंत्र मुझे मिल गया। तो हुँ, हुँ, वो जुटाया और फिर रिकॉर्डिंग शुरू की, फिर वो संस्कृत की कविताएँ की। फिर वो अब जब वो 33-34 कविताएँ वो थी, लगभग 50 जब ये वीडियो बन गए तो थोड़ा-सा अब लगा कि ये तो अपन कर सकते हैं, तो क्यों ना और हुँ, नए विषय चुने जाएँ। फिर बहन को कहा कि भई तू संस्कृत पढ़ाती है, मैं संस्कृत पढ़ा ज़रूर हूँ लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं है। वो सतत संपर्क में थी, उस अभ्यास में थी। तो फिर उसने बिल्कुल। कुछ विषय दिए, जैसे 16 संस्कार हमारे परंपरा में हैं। हुँ, वहाँ हुँ, से फिर शुरुआत की। फिर 16 संस्कारों पे एक परिचयात्मक और फिर 16 संस्कारों का एक-एक संस्कार पर एक-एक वीडियो। तो ऐसे 17 वीडियो बने। फिर लॉकडाउन चल ही रहा था, आदत बन गई। हर रोज़ एक वीडियो हम लोग बनाते, सुबह वो स्क्रिप्ट आती, दिन भर में उसकी तैयारी करते, शाम को रिकॉर्डिंग करते और सुबह उसको अपलोड करते। तो हुँ, ये एक हुँ, दैनिक प्रक्रिया बन गई लॉकडाउन में।
फिर लॉकडाउन खत्म हो गया, तब तक वो ये आदत बिगड़ चुकी थी कि अब वो किए बिना मन नहीं मानता। तो लगभग 100 वीडियो तक तो हम नियमित डालते रहे। फिर वो धीरे-धीरे वो चूँकि लॉकडाउन खुला, फिर बाहर आना-जाना भी शुरू हो गया, थोड़े व्यवधान भी शुरू हो गए, थोड़े लोगों का मिलना-जुलना भी शुरू हो गया, तो फिर वो नियमित नहीं होकर के फिर वो साप्ताहिक हो गया। तो फिर वो साप्ताहिक बनाने लगे, तो यूँ करते-करते फिर वो अलग-अलग विषय चुने, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, हमारे मंगल प्रतीक हैं, भारत की नारियाँ हैं, देवताओं के वाहन हैं। तो इस तरह के कई विषय बनते चले गए, कुछ सुझाव भी आते रहे, देखने वाले प्रोत्साहित भी करते रहे, सुझाव भी देते रहे कि ये विषय भी ले सकते हो, ये विषय भी ले सकते हो। तो करते-करते अब वो लगभग 250 से ऊपर वीडियो बन चुके हैं। हुँ, हुँ। तो राजीव, तो आपके जीवन में इतने सारे पक्ष रहे, आपने संस्कृति को भी समझने की कोशिश की, अभिनय भी किया, निर्देशन भी किया, स्टेज के पीछे रह कर के भी काम किया, शोध अनुसंधान भी किए, बहुत सारे आपके व्यक्तित्व के पक्ष हैं। जब आज आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो कौन-सी ऐसी आपकी उपलब्धि है, जिस पर आपको संतोष होता है या गर्व की अनुभूति होती है? अ, नाटक से जुड़ना या संस्कृति से जुड़ना यही एक ऐसी उपलब्धि थी कि हुँ, अगर नाटक से नहीं जुड़ते तो शायद और विधाओं से जुड़ने का मौका नहीं मिलता। तो नाटक ही ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो एक सोच का विस्तार हुआ, जिज्ञासा का विस्तार हुआ, दृष्टि का विस्तार हुआ। हुँ, क्योंकि हुँ, नाटक में जैसा मैं कहा ही था और नाट्य शास्त्र कहता है कि साहब वो नाटक में सभी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो जब बिल्कुल। सभी चीज़ें हैं, तो आप किसी चीज़ से अछूते नहीं रह सकते। तो आपको ये विषय चुनने की ज़रूरत नहीं है, नाटक में रह कर के आप विषय अपने आप ही आपके पास में आ जाता है। अच्छा, तो अब आप ये फ्री हैं, कोई उस तरह का कार्य का दबाव आपके ऊपर नहीं है। भविष्य की कुछ योजनाएँ आप किस दिशा में काम करना चाहते हैं? लोकरंग को आप लगातार एंकर कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ से आप जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई ऐसा और कोई रचनात्मक आपका प्रोजेक्ट, पिताजी का सारा साहित्य आप संपादन, प्रकाशन कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी होता है कुछ ऐसी चीज़ या ऐसी कमी रह गई जीवन में कि हम उसकी दिशा में आगे बढ़ें। कोई ऐसी परियोजना है मस्तिष्क में, कल्पना है? अब ये थोड़ा सोच का फ़र्क है, अगर हम कमी ढूँढेंगे तो बहुत सारी कमियाँ मिलेंगी, तो इसलिए उस दिशा में जाना ही नहीं। जो हुँ, पाया हुँ। वो बहुत पाया, लेकिन अब जो पा लिया, अब मैं जो ये वीडियोज़ बना रहा था उसमें भी ये पढ़ा था कि भई जब वानप्रस्थ आश्रम पे वीडियो बना रहे थे, तो जब उसका अध्ययन किया और उसकी स्क्रिप्ट तैयार हुई, तो उसमें ये था कि वानप्रस्थ आश्रम वो आश्रम है, जिसमें आपने अब तक जो कुछ भी अर्जित किया है, वो आप अगली पीढ़ी को समर्पित करो, उनको सिखाओ, उनको सौंप दो, ताकि वो परंपरा बनी रहे। अब हुँ, हुँ, चेष्टा यही है कि भई अब तक जो हमने सीखा है, जितना भी सीखा है, अच्छा है, बुरा है, कमज़ोर है, तगड़ा है, जो भी है, वो अब अगली पीढ़ी को सौंप दें ताकि वो जो संस्कृति का प्रवाह वो बना रहे। हुँ, 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 तो हुँ। इसीलिए कुछ वर्कशॉप्स करते रहते हैं कि साहब हमने कुछ सीखा, तो एंकरिंग की वर्कशॉप अभी पिछले दिनों की थी, नाटक की वर्कशॉप करते रहते हैं। कुछ और भी विधाओं को जोड़ करके कुछ संयुक्त कार्यशालाएँ भी जिसमें नृत्य भी शामिल हो जाए, संगीत भी शामिल हो जाए, चित्रकला भी शामिल हो जाए, ऐसी वर्कशॉप्स भी करने का एक विचार है। और फिर ये हुँ, जो हुँ। वीडियो बनाने का क्रम शुरू किया है, इसके माध्यम से इस उम्र में भी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है कि भई कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, कैसे एडिटिंग की जाती है, कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो वो सीखना भी चल रहा है और साथ में सिखाना भी चल रहा है। तो जी। ये तो नज़रिए की बात है कि हम कमी देखेंगे तो कमियाँ देखते रह जाएँगे, इसलिए लेकिन खूबियाँ आपकी देखें और उस सृजन यात्रा निरंतर चल रही है और अभी भी आप सक्रिय हैं। अपने इस बातचीत के अंतिम दौर में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन्स आपसे पूछे हैं। छोटे-छोटे हुँ, सवाल, छोटे-छोटे उत्तर। लेकिन मैं हुँ, चाहूँगा हुँ, चूँकि आपके जीवन में इतना कुछ आपने अनुभव किया है, इतना कुछ यात्राएँ की हैं, बहुत सारे नाटकों में हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत पार्टिसिपेट किया है। कोई आपका ऐसा प्रिय नाटक जिसका प्रिय डायलॉग जो कभी आपको सपने में गुनगुनाते हो या रास्ते चलते कभी याद आता हो? कई बार ऐसा होता है ना कुछ वाक्य आपके मन में बैठ जाते हैं, कुछ डायलॉग आपके मन के बहुत करीब होते हैं। कहीं कोई अभी तुरंत याद आ रहा हो तो सुनाएँ, नहीं तो फिर हम रैपिड नाटक फायर क्वेश्चंस के हुँ, नाटक का डायलॉग यूँ तो नहीं, मैं जो मैंने नाटक किए मुझे पूरे-पूरे नाटक याद हैं। अभी यूँ कोई पर्टिकुलर डायलॉग पे मैं अटकूँगा तो शायद वो हो जाएगी। पर हाँ, हुँ, हुँ, कुछ नाटक ऐसे हैं जिसमें मेरे पास स्क्रिप्ट थी और उसका जब रिपीट शो करना था, वो स्क्रिप्ट के कुछ पन्ने गायब हो गए।
मैंने अपनी याददाश्त से उस वो पन्ने मतलब वो कमियों को पूरा कर दिया, जो वहाँ के डायलॉग थे मैंने लिख दिए, क्योंकि वो मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद थी। तो अबू हसन एक ऐसा नाटक है, जो मेरा पहला नाटक था, लेकिन वो आज तक मैं उसको कई-कई बार कर चुका हूँ और कई-कई टीमों के साथ कर चुका हूँ। तो वो एक मेरे मुझे दिल में सही बसा याद हुआ है, ये नाटक है। पहली परफॉर्मेंस शायद 1980 75 82 में के हुई। आसपास थी। 75 में 75 किया था में वो? पहली बार 75 में किया था, उसके बाद में अच्छा। फिर 83 में उसके बाद में फिर यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ किया था, फिर एक हमने ट्रिलॉजी की थी, उसमें किया वो था, एक उसके मित्र की बाद स्मृति में में। भी 4-5 बार कर चुके हैं। हाँ, वो अपने जो आप बता रहे हैं नाटक त्रयी की बात, मुझे जी, वहीं जी। से याद था कि जब वो सरदार सिंह जैन अपना कॉमन फ्रेंड थे, जी, 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 जी। उनके स्मृति में अपन ने किया था वो। जी हाँ। जी, कोई हाँ उसका डायलॉग याद आ रहा हो तो सुनाएँ या जैसा आप चाहें, कोई है? वो बड़े संगीतमय नाटक था वो, और उसमें सारे जो संवाद थे वो ऐसे तुकबंदी वाले थे। हुँ, हुँ। मतलब लयात्मक संवाद थे। तो जैसे वो एक उसका सीन था कि भई एक अबू हसन है, थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ बच्चा है, माँ उसकी बड़ी समझदार है, उसको समझाने जा रही है, और वो अपने दोस्तों को बुला कर के घर में दारू पार्टी कर रहा है। हुँ, तो हुँ। अब वो माँ गुस्से में आती है, "होगा तेरा सत्यानाश, रोज़ शराब चाहिए तुझको, यार दोस्त सब आज उठते हैं, मुझसे और नहीं सँभलेगा, ये ले चाबी बक्सा खाली, तू जाने और तेरा काम।" तो अब वो कह रहा है, "ये क्या कहती हो तुम अम्मी? बक्सा खाली, दोस्त जुटे हैं मेरे, मुँह उनको दिखलाऊँगा क्या? मान बचेगा कैसे मेरा, हाय करूँ क्या?" मतलब इस तरह से वो सीन चल रहा है। वो यूँ बोलूँगा तो मैं पूरा नाटक बोलता चला पूरा जाऊँगा। नाटक चलिए कुछ रैपिड फायर के सवाल हैं जो छोटे-छोटे सवाल हैं। आपका हाँ। पहला नाटक कौन-सा था और आपकी उम्र उस समय कितनी थी जिसमें आपने अभिनय किया? मैं 16-17 साल का था, अबू हसन नाटक था। अच्छा, अबू हसन। ओथेलो, अली बाबा और दुलारी बाई, इन नाटकों में आपके दिल के सबसे करीब कौन-सा है? ओथेलो। कौन-सा ऐसा किरदार है जो आपको अब तक निभाने में सबसे कठिन लगा हो? ओथेलो का इयागो। संस्कृत नाटक या आधुनिक हिंदी रंगमंच, किसमें ज़्यादा आनंद की अनुभूति मिलती है आपको? दोनों में समान। अगर नाटक थिए नाटक ही है। नाटक में अगर थिएटर को एक शब्द में बताना हो तो आप कैसे उसको अभिव्यक्त करेंगे? आत्मिक आनंद। कौन-सा उत्सव आपके दिल के सबके करीब रहा? आपने बहुत सारे आयोजन किए, भारतीय पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, जवाहर कला केंद्र, तो ऐसा कोई उत्सव जो आपके बहुत उसमें आनंद की अनुभूति रही हो, दिल के करीब रहा हो? अ, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि बहुत सारे हैं, नाम लेने पड़ेंगे इसमें। कोई अच्छा, एक नहीं हो सकता। अपना उत्सव भी है, लोकरंग भी है, बहरूपिया उत्सव भी है, अनुनाद भी है, दक्षिणायन भी है, उत्तरायण भी है, बहुत सारे उत्सव। अच्छा काफ़ी किए। ये जो आपने लोक कलाकारों के साथ जो आयोजन किए, इनके साथ कोई अविस्मरणीय क्षण जो आपको अक्सर याद आता हो, चाहे वो मणियार गायक हैं या गोपे हैं, नर्तक जो भी हैं, उनके साथ कोई ईजन ऐसा भाई के हाथ की चटनी खाना सबसे। वाह! अच्छा, अच्छा। अच्छा, लोक कलाओं में तो आपने पूरा जीवन व्यतीत किया है। आज के इस डिजिटल दौर में आप कैसे उसको जीवित रखने की कोशिश करेंगे? या क्या चैलेंज देखते हैं उसके सामने आप आज के दौर में? ये तो माध्यम बदलते हैं, वो कला तो वही रहती है। कला का मर्म भी वही रहता है, सिर्फ़ वो अभिव्यक्ति का माध्यम बदल जाता है, तो थोड़ा माध्यम का ज्ञान होना ज़रूरी है, बस बाकी तो काम चल जाता है। तो आपने लोक वाद्यों की बात की, 3 दिन का उत्सव आपने किया था। कोई ऐसा लोक वाद्य जो आपको बहुत प्रिय है? सभी प्रिय हैं, ये वैसे एक नाम लेना तो ज़्यादती हो दूसरे के जाएगा। साथ अन्याय है। आज क्या लगता है आपको कौन-सी ऐसी पारंपरिक कला है जिसपे सबसे ज़्यादा संकट आया है? उसके अस्तित्व बहुत के सारी सामने हैं, खड़ा हुई है? बहुत सारी कलाएँ तो समाप्त हो चुकी, मतलब वो समय रहते उनको नहीं सँभाला गया, तो बहुत सारी खत्म हो गई हैं और बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन अब चूँकि कुछ इस तरह के केंद्र बन गए हैं, सांस्कृतिक केंद्र हैं या जवाहर कला केंद्र हैं, या ऐसे संस्कृति के प्रति थोड़ा-सा रुझान लोगों का भी बढ़ने लगा है, मीडिया भी सक्रिय हो गया है, तो अब लगता ऐसा है कि भई वो उनको सँभाल लिया जाए। अच्छा राजीव, अपने पिताजी आदरणीय डॉक्टर हरिराम आचार्य, आपने पूरे साहित्य का संपादन किया। कोई ऐसी पंक्ति जो अक्सर आप गुनगुनाते हो, याद आती हो, प्रेरणा मिलती हो जिससे? उनका एक मुक्तक मैं अक्सर सुनाता हुँ, हुँ। रहता हूँ।
और बाद में तो मैंने पिताजी को ये कह दिया था कि ये अब आप मत सुनाया करो, क्योंकि अब ये लोग मेरे नाम से जानने लग गए हैं इसको। तो अच्छा। मेरे एक हाँ, दोस्त हाँ। ने तो कह दिया था, सर आपसे ज़्यादा अच्छा ये सुनाता है। मैं कहा भैया ये ऐसे मत बोल तू यार, मैं मतलब पिताजी के से मैं बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा वही हाँ, रहेंगे। हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो हम दर्द के आशिक हैं तो वाणी के पुजारी, हम ही से तो पुरनूर है हर दम की अटारी। ऐसे हैं दीवाने के खजानों से ना बहले, जिस दर पे मिले प्यार उसी दर के भिखारी, जिस दर पे मिले प्यार उसी दर के भिखारी। ये मुक्तक ऐसा था जो अ, वैसे भी पसंद था, और इस मुक्तक की पंक्तियों ने व्यक्तित्व को भी प्रभावित किया, तो वो व्यक्तित्व भी उसी तरह का है कि ऐसे डरते नहीं हम किसी से, पर प्यार मिल जाए तो फिर हम पिछ भी जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, आपने जिस तरह से सुनाया तो मुझे तो वास्तव में उनकी स्मृतियाँ जो हैं जीवंत हो गई थी, क्योंकि कई बार सुनने का उनको मौका मिला, उनके साथ भी 1 आध 2 नाटकों में उनका भी सानिध्य मिला था। बिल्कुल, बिल्कुल। निश्चय ही आपने उन पंक्तियों के माध्यम से उन स्मृतियों को एक बार वापस जीवंत किया। फ़ोटोग्राफ़ी का भी आपको शौक रहा है राजीव? कोई ऐसा दृश्य या याद आता हो आपको जो आप कैमरे में कैद करना चाहें? बहुत सारे किए होंगे लेकिन जो याददाश्त के रूप में भी हो? अब जब सांस्कृतिक केंद्र में था, तो जब ये इस तरह की यात्राएँ करते थे, हुँ, बहुत हुँ। सारे अवसर इस तरह के मिलते थे कि भई जहाँ, चाहे वो प्रोग्राम के दरमियान हो या कलाकारों के अनौपचारिक क्षण हों, या जब आप गाँव में सर्वे करने जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो दैनिक जीवन की होती हैं, उनको बहुत बहुत लिया। लेकिन फिर भी एक एक सनसेट को मतलब फ़ोटो खींचने का मेरा बड़ा शौक रहा है, और मैंने दुनिया भर के जगहों पे सनसेट की फ़ोटो खींची है। और लॉकडाउन के समय में भी जो मतलब ये हालत थी कि रोज़ अब और कहीं घूमते नहीं थे, तो छत पे घूमा करते थे। तो पूरी एक सीरीज़ बना दी थी मैंने, वो पूरे जो डेढ़ 2 महीने लॉकडाउन रहा, रोज़ शाम को म सनसेट की फ़ोटो खींचता था छत पे से, और उसको हुँ, फिर मैंने हुँ। एक संग्रह भी बना लिया था। एक बार डाला भी था मैंने उसको ऐसे ही सोशल मीडिया पे। बड़े हुँ, लोगों ने हुँ। उसको कमेंट किए कि नहीं, वही बिल्कुल। एंगल है, वही सूरज है, वही मेरी छत है, लेकिन रोज़ वो अलग तरह का सनसेट नज़र आता था। अच्छा, बहुत सुंदर। जैसा आपने कहा कि आप देश भर में बहुत जगह घूमे हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ बार-बार जाने का जी चाहता हो? अ, कच्छ भुज। विशेष कारण? एक विशेष कारण वही कि एक तो वहाँ का जो एक परिवेश है, एक बिल्कुल सफ़ेद चादर पे जिस तरह से रंग उंडेल दिए हों, तो वो ऐसा हुँ, नज़र हुँ। आता है। और ये एक मतलब मानवीय स्वभाव है कि जिस चीज़ की कमी होती है, आदमी अपने प्रयासों से उसको भर लेता है। तो वहाँ पे जो प्रकृति ने एक सफ़ेदी व्याप्त की है, दलदली क्षेत्र है, रेगिस्तान है, तो हुँ, वो हुँ। सबसे ज़्यादा रंग वहीं नज़र आते हैं, वेशभूषा में हो, चाहे वो उनकी कला शैलियों में हो, चाहे उनकी शिल्प कलाओं में हो। तो वो बिल्कुल कंट्रास्ट नज़र आता है। जैसे लगभग उसका दूसरा उदाहरण यहाँ हम राजस्थान में देख सकते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान है, तो वहाँ हुँ, एक हुँ। पीलापन, मतलब एक तरह का रंग है। तो वहाँ के भी जो वेशभूषा है, वो बड़ी कलरफुल है। बिल्कुल। लेकिन हम उन क्षेत्रों में जाएँगे जहाँ बहुत हरियाली है, वहाँ पे कलर्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में वो कलर नज़र ही नहीं आएँगे। तो वो आदमी बिल्कुल। भी बड़ा जन्मजात कलाकार होता है, वो बैकग्राउंड के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है कि ऐसा बैकग्राउंड है तो फ़ोटो में ऐसा जो रंग अच्छा आएगा। हुँ, तो उसी से ये कलाएँ जन्मी हैं। हुँ। चलिए अंतिम सवाल है, आपने जीवन में बहुत सारे रोल निभाए हैं, अभिनेता का, निर्देशक का और लेखन के रूप में, एक संपादक के रूप में, फ़ोटोग्राफ़र के रूप में, डॉक्यूमेंट्री मेकर के रूप में, बहुत सारे पक्ष हैं आपके जीवन के, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। अब किसी एक को चुनने का मौका मिले, तो क्या चुनना चाहेंगे? अब तक तो अब इ इतने सालों का वो आने के बाद में अब ये सब चीज़ें गड्ढे-मड्ढ हो गई हैं। तो अब मैं जो हूँ वो इन सबका मिला-जुला रूप हूँ।
तो जहाँ कहीं लगता है कि साहब कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी बन जाता हूँ। जहाँ लगता है कि अच्छा। भई ये थोड़ा-सा बेसुरा हो रहा है तो वहाँ मैं संगीतकार बन जाता हूँ। जहाँ लगता है कि नहीं इसको थोड़ा-सा इस डायलॉग को ऐसे बोला जा सकता है तो वहाँ मैं निर्देशक बन जाता हूँ। अब वो मतलब वो उनको अलग करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सब सब चीज़ें घुस हुँ, चुकी है अंदर। अब एक वो चलिए बहुत हुँ, ये हुँ। 65-68 सालों में अब वो सब एक भेलपूरी बन चुकी है। तो अब उसमें सबका से एक प्रभाव पकड़ा अपने ऊपर आ निकालना गया बड़ा है। मुश्किल है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, आपके पूरे जीवन की व्याख्या एक शब्द में करना चाहें तो कैसे करेंगे आप? जिज्ञासु विद्यार्थी। ओके। तो राजीव जी, आपसे बात के संस्कृति और उसके अलग-अलग पक्षों पर हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत की उस सांस्कृतिक आत्मा से, भारत की संस्कृति से हमने साक्षात्कार किया है। आपसे बातचीत करके जीवन के उन पुराने अनुभवों के साथ निश्चय ही आपका जीवन बड़ा प्रेरणादायक रहा। किस तरह से आप एक दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ आप अपने जो भी इच्छाएँ हैं, कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है आपको। आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी उस संवेदनशीलता के साथ आपने काम किया और संगीत और कला और संस्कृति और सृजन के माध्यम से आपने भारत की उन लोक कलाओं को अभिव्यक्त करने में जिस तरह का योगदान दिया है, निश्चय ही वो स्वागत योग्य है, बधाई के पात्र हैं। इस उम्मीद में कि आपकी ये सृजन की यात्रा इसी तरह से चलती रहे और आप जीवन के विविध क्षेत्रों का जिस तरह से आनंद लेते हुए समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी ये योगदान की यात्रा भी इसी तरह चलती रहे। बहुत-बहुत बधाई, आपको भी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने जीवन के पुनरावलोकन का एक अवसर दिया। हाँ, बस वो हमारी खुद को कोशिश भी यही मुझे है कई कि चीज़ें अब याद कर बिल्कुल। पाया, नहीं कर पाया लेकिन आनंद बहुत आया। बहुत-बहुत धन्यवाद।